Students, now we will start the next chapter, that is chapter 7 of history portion. The chapter name is The First Freedom Struggle of 1857. So struggle of freedom of 1857, considered as glorious revolutionary event in the history of India. The revolution of 1857 was the first armed revolution which was widespread and powerful, that it shook the foundation of British rule by keeping the national problem on the central stage. The revolution of 1857 challenged the existence of East India Company's rule. The revolution of 1857 was nationwide organized struggle for putting to an end to the British rule. So this freedom struggle was first armed revolution, और इसमें क्या बताया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो रूल कर रही थी ईयर 1600 से, उसका रूल जो है वो शुक आउट हो गया था. नेशन वाइड था ये रेवोल्यूशन. अमंग the Indian people, our awakening took place, followed by the freedom struggle. Indian people realized that there is a difference of interest between them and the British administration. The Britishers would never allow to Indians to grow up on their own interest. और इंडियन पीपल समझने लगे थे कि ब्रिटिशर्स हमारा कुछ भी अच्छा नहीं चाहते हैं, वो केवल अपना ही अच्छा चाहते हैं. और लोगों के मन में रियलाइजेशन हुआ था कि हमें अपनी कमजोरियों को दूर करना है और अपने मन में फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, इक्वलिटी, ब्रदरहुड, सेल्फ रेस्पेक्ट, नेशनल प्राइड एंड द कंट्री विल बी कंटिन्यू टू रिमाइंडर अंडर द ब्रिटिश रूल. तो हमें ब्रिटिशर्स से किसी भी तरह से अब हमें अलग होना पड़ेगा, उनसे हमें फ्रीडम चाहिए है. नेक्स्ट वी विल रीड द बैकग्राउंड ऑफ द स्ट्रगल ऑफ 1857. 1857 में जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था उसको फर्स्ट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? इन द ईयर द कॉमन मैन ऑफ इंडिया, soldiers, the rulers, the small states and the landlords participate in the struggle against the foreign rule with great valor, and that is why the struggle is known as the first struggle for freedom. ने सारे लोग, कॉमन मैन हो, सोल्जर्स, रूलर्स, लैंडलॉर्ड्स, सभी फॉरेन रूल के अगेंस्ट में स्ट्रगल किया था. फर्स्ट टाइम सब ने मिलकर स्ट्रगल किया था. भले ही ये जो रिवॉल्ट था वो फेल हुआ था, बट लोगों ने एक साथ मिलकर जो है स्ट्रगल किया और इसी वजह से इस स्ट्रगल को फर्स्ट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम कहा जाता है. कई सारे बैकग्राउंड्स हैं जिसकी वजह से ये फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था. तो हम सभी वी ऑल नो दैट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1600 and to earn more and more profit through trade was the main aim to the company. और उन्होंने इस वजह से सूरत was the first place to develop a trade center by East India Company. तो ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश कब हुई? ईयर 1600 में, और सूरत में उन्होंने अपना फर्स्ट कंपनी जो है बनाया था. और इसके बाद कई सारे डच, पोर्तुगीज कंपनी वगैरह भी आई और उनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरा दिया. मुगल एम्पायर स्टार्टेड डिसइंटीग्रेटिंग द होल नेशन, डिवाइडेड इनटू स्मॉलर स्टेट एंड मेनी स्टेट बिकम वर्चुअली इंडिपेंडेंट. द circumstances led the established companies foothold in the country. तो पूरे देश भर में उस समय जो कंडीशन थी, उस कंडीशन में क्योंकि मुगल जो एम्पायर था वो डिसइंटीग्रेटेड हो रहा था, वो आपस में खुद लड़ रहे थे. बहुत छोटे छोटे
कुछ स्टेट्स थे, इंडिपेंडेंट स्टेट थे, और वो आपस में लड़ रहे थे, और इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने पैर जमाने में कोई मुश्किल का काम नहीं हुआ। फ्रेंच कंपनी भी उस समय इंडिया में आई थी, और ये आपको ध्यान रखना है, इन द ईयर 1757 ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड नवाब ऑफ बंगाल इन द वॉर ऑफ पलासी। पलासी में वॉर कब हुआ? 1757 में, और वहाँ पे नवाब ऑफ बंगाल को डिफीट कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। 1757 यानी बिफोर 100 इयर्स पहले 1857 में ये फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम हुआ, और उसके 100 इयर्स पहले ये वॉर हुआ है। In the year 1764, company fought another war at Buxar against united force of Awadh, Bengal and Mughals and defeated them. और कंपनी ने किसको और हरा दिया? जो एक साथ मिलकर लड़ रही थी, अवध, बंगाल और मुगल के जो फोर्सेस थी, इनको डिफीट कर दिया। कंपनी, कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश कब हुई थी? 1600 में। वो ट्रेड करना चाहती थी, बट धीरे धीरे उसने हमारे पॉलिटिक्स में भी पार्टिसिपेट कर लिया था, और वो लगातार हर जगह पे जो है जीतती जा रही थी। द पॉलिसी ऑफ लगान लैंड लीज विच कंपनी एक्वायर्ड फॉर फार्मर्स कॉज्ड हैवी लॉसेस टू इंडियन फार्मर्स। British company destroyed the traditional cottage industries like handicraft, handlooms. As a result, the wealth started flowing toward England. British export policy and the establishment of new industry had a singular aim to impoverish India and make England prosper. तो इस चीज को समझो कि उन्होंने लगान पॉलिसी स्टार्ट कर दी, और इस तरीके से वो हमारे फार्मर्स को तरह तरह से लॉस होने लगे। और उन्होंने क्या किया कि हमारी जो ट्रेडिशनल कॉटेज इंडस्ट्रीज थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। और ब्रिटिश एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या थी? केवल हमारे देश की इंडस्ट्रीज को इम्पोवरिश यानी गरीब करना, और प्रॉस्परस किसको करना? इंग्लैंड को। ये उनकी पॉलिसी बनी हुई थी। कई सारे बैकग्राउंड्स हैं जिसकी वजह से ये फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था। तो हम सभी, वी ऑल नो दैट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1600 and to earn more and more profit through trade was the main aim to the company. और उन्होंने इस वजह से सूरत was the first place to develop a trade center by East India Company. तो ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश कब हुई? ईयर 1600 में, और सूरत में उन्होंने अपना फर्स्ट कंपनी जो है बनाया था। और इसके बाद कई सारे डच, पोर्तुगीज कंपनी वगैरह भी आई, और उनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरा दिया। Mughal Empire started disintegrating. The whole nation divided into smaller states, and many states become virtually independent. The circumstances led the established companies foothold in the country. तो पूरे देश भर में उस समय जो कंडीशन थी, उस कंडीशन में क्योंकि मुगल जो एम्पायर था वो डिसइंटीग्रेटेड हो रहा था, वो आपस में खुद लड़ रहे थे। बहुत छोटे छोटे कुछ स्टेट्स थे, इंडिपेंडेंट स्टेट थे, और वो आपस में लड़ रहे थे, और इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने पैर जमाने में कोई मुश्किल का काम नहीं हुआ। फ्रेंच कंपनी भी उस समय इंडिया में आई थी, और ये आपको ध्यान रखना है, इन द ईयर 1757 ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड नवाब ऑफ बंगाल इन द वॉर ऑफ पलासी। पलासी में वॉर कब हुआ? 1757 में,
और वहाँ पे नवाब ऑफ बंगाल को डिफीट कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। 1757 यानी बिफोर 100 इयर्स पहले 1857 में ये फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम हुआ और उसके 100 इयर्स पहले ये वॉर हुआ है। In the year 1764, company fought another war at Buxar against united force of Awadh, Bengal and Mughals and defeated them. और कंपनी ने किसको और हरा दिया? जो एक साथ मिलकर लड़ रही थी अवध, बंगाल और मुगल के जो फोर्सेस थी, इनको डिफीट कर दिया। कंपनी, कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश कब हुई थी? 1600 में। वो ट्रेड करना चाहती थी बट धीरे धीरे उसने हमारे पॉलिटिक्स में भी पार्टिसिपेट कर लिया था और वो लगातार हर जगह पे जो है जीतती जा रही थी। द पॉलिसी ऑफ लगान लैंड लीज which company acquired for farmers caused heavy losses to Indian farmers. British company destroyed the traditional cottage industries like handicraft, handlooms. As a result, the wealth started flowing toward England. British export policy and the establishment of new industry had a singular aim to impoverish India and make England prosper. तो इस चीज को समझो कि उन्होंने लगान पॉलिसी स्टार्ट कर दी और इस तरीके से वो हमारे फार्मर्स को तरह तरह से लॉस होने लगे और उन्होंने क्या किया कि हमारी जो ट्रेडिशनल कॉटेज इंडस्ट्रीज थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। और ब्रिटिश एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या थी? केवल हमारे देश की इंडस्ट्रीज को इम्पोवरिश यानी गरीब करना और प्रॉस्परस किसको करना? इंग्लैंड को। ये उनकी पॉलिसी बनी हुई थी। तो अभी हमने देखा उन्होंने किसी दूसरे कंट्री के कंपनी को देश में स्टैब्लिश नहीं होने दिया। हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक हैज़ार्ड उन्होंने ला दिया, हमारे इंडस्ट्रीज को जो है डिस्ट्रॉय किया। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया कि जो हमारे यहाँ पे छोटे छोटे स्टेट्स थे, राजा महाराजा थे, उन लोगों में भी अपराइजिंग्स हुई। उनके स्टेट को उन्होंने अपने स्टेट में कंपनी में मिलाने की कोशिश की। तो जो छोटे छोटे रूलर्स थे, जमींदार्स वगैरह, सरदार, ये सारे लोगों के बीच में डिससेटिस्फैक्शन हुआ। डिससेटिस्फैक्शन कॉज ड्यू टू ब्रिटिश पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी एंड लैंड रेवेन्यू। तो ये सारे काफ़ी रीजंस थे। उसके अलावा ट्राइबल पीपल जो थे हमारे यहाँ के, उनको भी डिमोलिश करने की ब्रिटिशर्स ने कई तरह की कोशिशें की और इस वजह से जो ये अपराइजिंग हुआ था, अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, दिस वाज स्टार्टेड. नाउ वी विल रीड अबाउट द causes of first struggle of freedom. First of all, that is the political reason. So political reason में lot of discontent among landlords and Indians rulers under the British thumb. He named this plan the Subsidiary Alliance. The doctrine of lapse policy of dissolution of a state, Lord Dalhousie, caused many Indian states to be a part of company's empire. British took control of many states like Punjab, Sikkim, Satara, Jaipur, etc. तो यहाँ पे 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी एंड सब्सिडियरी अलायंस. सो सब्सिडियरी अलायंस मीन्स क्या दिया है नोट्स में हम देखेंगे. दिस वाज अ सिस्टम ऑफ एग्रीमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. इट वाज अ ट्रीटी बाय विच ब्रिटिश कंट्रोल द नेटिव स्टेट्स विदाउट एनेक्सेशन. यानी
जिन कंट्रीज़ में या जिन स्टेट्स में एनेक्सेशन नहीं है, एनेक्सेशन मीन्स जहाँ पे कोई उत्तराधिकारी नहीं है किसी राजा के यहाँ पे, तो वो कंट्रोल कर लेते थे, अपने में मिला लेते थे एग्रीमेंट करके। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी जो है, इसको पॉलिसी ऑफ डिसोल्यूशन भी कहा जाता है, और ये इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड डलहौजी ने। उन्होंने कई सारे स्टेट्स को अपने में मिला लिया था, और उसमें क्या कहा गया था, बैनिंग द राइट टू अडॉप्ट अ सक्सेसर ऑफ दोज नेटिव रूलर्स हु हैड नो हेयर और रियल सन। यानी हमारे यहाँ के जो राजा थे उनके अगर रियल सन नहीं है और वो किसी को अडॉप्ट कर ले रहे हैं एज ए सक्सेसर अपने, तो उनको बैन कर दिया गया था कि उनको इस तरह का राइट नहीं है कि वो किसी को अडॉप्ट करके अपना सक्सेसर बना लें। तो रूलर्स जो हैं हमारे यहाँ के, वो इन दो पॉलिसीज की वजह से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में आ गए थे। नेक्स्ट पॉइंट इज अटैक ऑन इंडियन लैंग्वेज, कल्चर एंड इट्स ट्रेडिशन। सो एजुकेशन पॉलिसी by Lord Macaulay was an attack on Indian culture and education system. तो लॉर्ड मैकॉले ने इंग्लिश एजुकेशन जो है इंट्रोड्यूस किया था, एंड ही वॉज अगेंस्ट इन वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर लैंग्वेज मीन्स क्या हो जाता है, लोकल लैंग्वेज में जिस जगह पे जिस लैंग्वेज से पढ़ाई की जा सकती है। आप सभी जानते हैं हमारे कंट्री में कई तरह की लैंग्वेज बोली जाती है, और एजुकेशन सिस्टम वर्नाकुलर लैंग्वेज में हो तो पर्सन अच्छे से किसी भी बात को समझ सकता है। बट मैकॉले ने क्या कहा, मैकॉले कंसिडर्ड इंग्लिश एज द सुपीरियर रेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज एज फाइनेस्ट लैंग्वेज, और उन्होंने इस तरह से प्रोटेस्ट किया कि वर्नाकुलर लैंग्वेज में इंडिया में एजुकेशन ना दिया जाए, एजुकेशन सिर्फ किस लैंग्वेज में दी जाए, इंग्लिश लैंग्वेज में दी जाए। मैकॉलेज एम वॉज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, टू प्रोवाइडिंग इंग्लिश एजुकेशन एंड प्रिपेयर ए क्लास ऑफ पीपल हु वुड हेल्प इन रनिंग ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। तो उनका मेन एम क्या था कि ब्रिटिश जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, और इंग्लिश एजुकेशन को स्प्रेड करने के बाद कुछ लोगों को इस तरह से शिक्षा दी जाए कि जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करेंगे उनको हेल्प मिल जाए। तो मैकॉले वॉज सच ए कंसाइटेड रेसिस्ट एट दैट ही रिकमेंडेड ए बैन ऑन प्रिंटिंग एंड ट्रांसलेशन ऑफ बुक इन ओरिएंटल लैंग्वेजेस। तो वो कई तरह के बैन इंडियन लैंग्वेज पे, कल्चर पे लगा चुका था। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक रीजन। द लैंड मैनेजमेंट पॉलिसी ऑफ कंपनीज गवर्नमेंट प्रूव्ड disastrous for farmers. Heavy taxes imposed on farmers caused them to fall the clutches of local money lenders and remain under debts. In order to sell more and more finished goods manufactured in England, the British movement discouraged the cottage industry of handloom and handicrafts. तो नेक्स्ट रीज़न जो था वो फार्मर्स के लिए था। फार्मर्स पर हैवी टैक्सेस इम्पोज कर दिया गया, किसी तरह की उनको कोई हेल्प नहीं दी जा रही थी, और इसी वजह से जो फार्मर्स थे वो लोकल मनी लेंडर्स के क्लचेस में आ गए थे, और काफ़ी सारा डेप्ट यानी लोन उन्होंने ले रखा था, और उसी के जाल में वो फंसते जा रहे थे। और साथ ही साथ इंडियन कॉटेज एंड हैंडलूम इंडस्ट्री को डिस्करेज किया गया। इंग्लैंड से जो भी गुड्स आ रहे थे फिनिश गुड, यहाँ पे इंडियन मार्केट में बेचने की तैयारी की जा रही थी। इस तरह से हमारे जो हैंडलूम और कॉटेज इंडस्ट्री है वो डिस्ट्रॉय हो रहे थे, और हमारे लोगों के पास किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं बच रहा था। नेक्स्ट इज सोशल एंड रिलीजियस रीजन।
तो social and religious policy of company caused discontent among Indians. Indian developed a apprehension company was bent upon destroying their religion and tradition. तो मेजर एडवेंस का यहाँ पे स्टेटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है. उन्होंने क्या कहा था? द अल्टीमेट एम ऑफ ब्रिटिश रूल वॉज टू मेक इंडिया ए क्रिश्चियन कंट्री. तो इंडिया में जो रिलीजन चल रहे हैं, जो भी रिलीजियस कल्चर चल रहा है, उसको डिस्ट्रॉय करके उनका मेन रीज़न क्या था कि इंडिया को एक क्रिश्चियन कंट्री बनाया जाए. और वो फोर्सफुली लोगों को कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह से जो है भारत के लोग वो क्रिश्चियन बने. नेक्स्ट रीज़न इज इम्पॉर्टेंट रीज़न, डिसकंटेंट अमंग सोल्जर्स. यहाँ पे रीज़न बहुत ध्यान से आपको समझना है. डिसकंटेंट अमंग सोल्जर. Owing to the policy of the company's government, lot of discontent among soldiers. So यहाँ पे reasons जो दिए हुए हैं, वो reason first था unfair and discriminatory treatment. Indian soldier and British soldiers के बीच में बताया गया है कि unfair and discrimination. Discriminatory treatment यानी अलग अलग तरह के डिसीजन दिए जाते थे इंडियन सोल्जर्स के बारे में और ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए. इंडियन सोल्जर्स वर डिनाइड प्रमोशन. क्या क्या डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट दिए जाते थे? इनको प्रमोशंस नहीं दिए जाते थे. दे वर पेड लेस रेम्यूनरेशन एज कंपेयर टू देयर यूरोपियन काउंटर पार्ट्स. तो यूरोपियंस जो सोल्जर्स थे उनको ज़्यादा पेमेंट दिया जाता था, इंडियंस को कम पेमेंट दिया जाता था. यूरोपियन ऑफिसर्स लुक डाउन अपॉन इंडियन सोल्जर्स. जो यूरोपियन ऑफिसर्स थे वो नीचा दिखाते थे हमेशा इंडियन सोल्जर्स को. एंड ड्यू टू रिलीजियस कंट्रेंट्स इंडियन सोल्जर्स वर नॉट inclined to cross the sea, yet they were forced to sail and participate in war. तो जो लोग थे इंडियंस लोग, पहले ये समझा जाता था कि वो सी क्रॉस नहीं कर सकते हैं. अगर वो सी क्रॉस करेंगे तो उनके धर्म के लिए कई तरह की बातें होंगी, इसलिए वो लोग नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उनको फोर्सफुली भेजा जाता था. Company government had forbidden Indian soldiers to apply tilak on their foreheads and keep a choti or ponytail, mustache and beard. These restrictions hurt the religious feelings of the soldiers. तो नेक्स्ट बात क्या कही गई है कि इंडियन सोल्जर्स को बोल दिया गया था कि आप तिलक नहीं लगा सकते हैं, चोटी नहीं रख सकते हैं. जो मुस्लिम हैं वो मोस्टैक या बियर्ड वगैरह नहीं रख सकते हैं. तो इस तरह के रेस्ट्रिक्शन से जो सोल्जर्स थे वो हर्ट हो गए. एज अ रिजल्ट डिसकंटेंट वाज एन ऑन राइज अमंग वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी अगेंस्ट द फॉरेन रूल. और इसी समय क्या हुआ? ए न्यू राइफल वाज इंट्रोड्यूस एट इट्स कार्टेज had cow fat and pig's lard out it. तो उसी समय एक न्यू राइफल भी लॉन्च हुआ था और उसके जो कार्टेज थे उसमें काउ फैट और पिग लार्ड दोनों ही यूज़ किए गए थे. और इसमें बात क्या थी जो हमारे सोल्जर्स को बहुत बुरी लगी? while loading the cartridge in the rifle, the cartridge needed to be cut with the teeth at the corners. तो जिस समय कार्टेज को लोड करना है राइफल में, उनको उस कार्टेज को कट करना पड़ता था, कट विद द टीथ. और इस वजह से, क्योंकि इसमें क्या चीज़ थी, काउ फैट था और पिग स्लार्ड आउट वगैरह था, तो जो लोग थे, जो इंडियन सोल्जर्स थे, वो इस तरह का काम
नहीं कर सकते थे, नहीं करना चाहते थे बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस कंटमेंट. Indian soldiers did not want to use such cartage, which became immediate reason for the revolt. तो जो immediate reason बोला जाता है वो था लार्डेड कार्टेज इंसिडेंट, और इस वजह से जो 1857 में स्ट्रगल स्टार्ट हो गया. इमीडिएट रीज़न जो कहा जाता है वो लार्डेड कार्टेज इंसिडेंट्स कहा जाता है, और वो डेट दिया हुआ है 29 मार्च 1857. सोल्जर नेम मंगल पांडे refused to use the larded cartridge and shot a British officer in a fit of anger, and Mangal Pandey was arrested and executed on 8th April 1857, and Mangal Pandey was the first one to sacrifice his life in the revolt.